सुप्रभात बच्चों। होदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे शक्ति सत्ता और वैधता, जिसमें हमने शक्ति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया कि शक्ति के क्या क्या रूप होते हैं, जिसमें शक्ति के विविध आयाम होते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो 3 तरह की शक्ति का प्रयोग लोग करते हैं, उनमें से राजनीतिक शक्ति के बारे में हमने अध्ययन किया। और राजनीतिक शक्ति में हमने देखा कि समाज के मूल्यवान संसाधन, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, दंड, इन सबका वितरण जिस संस्था के पास होता है उसे हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राजनीतिक शक्ति कहते हैं। यदि पद, प्रतिष्ठा, दंड, पुरस्कार जिन व्यक्तियों के पास होते हैं, वितरण करने की शक्ति जिसके पास होती है, उसे हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। और हमारे यहाँ राजनीतिक जो शक्ति है वो किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इनके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रभावशाली नेता, दबाव समूह, ये सारे नीति निर्णय जो लिए जाते हैं इनको प्रभावित करते हैं। तो देखिए यहाँ हमने देखा कि शक्ति के रूप राजनीतिक विज्ञान में शक्ति बहुत विस्तृत प्रयोग होता है। राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है? शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप में 3 तरह की शक्ति का अध्ययन हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने राजनीतिक शक्ति पढ़ी। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य है समाज के मूल्यवान संसाधनों का वितरण, जिसके पास वितरण करने की, समाज के मूल्यवान संसाधनों का वितरण करने की शक्ति जिसके पास होती है, वो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, इसमें हमने देखा कि भाई जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर्म, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समुदायों में आवंटन करने की शक्ति जिसके पास होती है उसे हम राजनीतिक शक्ति कहते हैं। और ये किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। किसके पास होती है भाई? सरकार के पास होती है। अर्थात सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्ति की औपचारिक अंग, इनके अलावा अनौपचारिक अंग भी होते हैं, जिनमें मैंने बताया था दबाव समूह जो निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति, ये अनौपचारिक अंग होते हैं शक्ति के। अर्थात हमने पिछले वीडियो में, क्योंकि मैंने दोबारा से बनाने से ये किया है कि आपकी भूमिका बने कि शक्ति, हम क्या पढ़ रहे थे शक्ति वाले पाठ में, तो शक्ति के 3 रूप होते हैं, जिनमें से हमने राजनीतिक शक्ति को पढ़ लिया था। आज हम आर्थिक शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में, आर्थिक शक्ति के बारे में। नंबर 2 आती है कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति। नंबर 2 शक्ति के 3 रूप बताए, राजनीतिक शक्ति। अब देखेंगे आर्थिक शक्ति। अब देखिए आर्थिक शक्ति का मतलब होता है समाज के जो उत्पादन के साधन हैं, जिनका स्वामित्व जिसके पास होता है उसके पास आर्थिक शक्ति होती है। इसमें भी 2 दृष्टिकोण हमारे सामने निकल करके आए, एक था उदारवाद और एक था मार्क्सवाद। उदारवाद कहता है कि जो सब कुछ हासिल किया जाता है वो एक आर्थिक शक्ति के ऊपर नहीं होता है। आर्थिक शक्ति के साथ साथ विभिन्न आयाम भी होते हैं व्यक्ति के पास, जिनसे वो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करता है। लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि अधिसंरचना जो बनी हुई होती है, आधार या अधिसंरचना जो बनी हुई होती है,
जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है उसके पास राजनीतिक शक्ति भी होती है। अर्थात वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो दिया है वो मार्क्सवाद कहता है कि जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है उसके पास सभी राजनीतिक शक्ति भी पाई जाती है। अर्थात सभी शक्तियों का जो जननी है वो कौन सी होगी? जिसके पास आर्थिक धनबल वाली शक्ति होगी उसके पास सभी आर्थिक सामाजिक सभी शक्तियां होती है, ये कहता है मार्क्सवाद। जबकि उदारवाद कहता है कि आर्थिक शक्ति ही नहीं और उसके पीछे और बहुत सारी शक्तियां भी काम करती है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? आर्थिक शक्ति के बारे में। तो देखिए राजनीति में आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं क्षमता का स्वामित्व। उत्पादन के साधनों एवं क्या? उत्पादन के साधनों उत्पादनों के साधन एवं धन संपदा पर स्वामित्व। जिसके पास यानी उत्पादन के साधन और धन संपदा पर जिसका स्वामित्व होता है वही आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है। कौन करता है? वही आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है। देखिए आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के संसाधनों साधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। आर्थिक शक्ति अनेक तरह से राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसा माना जाता है कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। लेकिन आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरीके हैं इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। भाई जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है उसके पास राजनीतिक शक्ति भी होती है। इसमें दोनों मतभेद आ गया, उदारवाद और वंशी मार्क्सवाद। दोनों कहते हैं कि भाई ये आर्थिक शक्ति किस किस चीज को प्रभावित करती है, किस किस चीज को प्रभावित करती है। आर्थिक और एवं राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरह के होते हैं? आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक के आपसी संबंध किस प्रकार के होते हैं इस विचार धारा से जुड़े दो सिद्धांत है। एक है उदारवाद और दूसरा है मार्क्सवाद। भाई वो कहता है आर्थिक शक्ति के बल पर ही राजनीतिक शक्ति, उदारवाद तो कहता है आर्थिक शक्ति के बल पर ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। सभी इसके पीछे बहुत सारे
और भी कारण होते हैं, लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसके पास राजनीतिक शक्ति भी होती है। अर्थात जिसके पास धन संपदा का स्वामी जिसके पास होता है, वो सभी शक्तियां उसके पास होती है। ये दोनों विचारधाराओं के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के आपसी संबंध किस तरीके हैं, इसे लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद में अंतर है। उदारवाद के अनुसार राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज के अनेक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर निर्भरता रहती है, और अकेला आर्थिक तत्व ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता। दूसरी ओर मार्क्सवाद का मानना है कि सब तरह की शक्ति आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है। सब तरह की शक्ति किस पर टिकी होती है? आर्थिक शक्ति की नींव पर टिकी होती है, एवं आर्थिक शक्ति समाज में राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करती है। यद्यपि पूर्व सोवियत संघ जैसे साम्यवादी राज्य में निजी संपत्ति और उत्पादन के निजी स्वामित्व रोक के बावजूद राजनीतिक रूप से ताकत पर एक नया वर्ग अस्तित्व में बना रहा, जिसे स्पष्ट है कि मार्क्सवाद की यह धारणा सत्य नहीं है। भाई दोनों में अंतर, शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं जिनमें आपस में अंतर निर्भरता होती है। अलग अलग विचारधारा ये कह रहा है उदारवाद तो कहता है कि आर्थिक शक्ति के बल पर ही समाज में राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती, एक दूसरे के अंतर निर्भरता होती है, कई सारी चीजें होती है। लेकिन मार्क्सवाद ये कहता है कि सब कुछ जो समाज में राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जाती है वो सब आर्थिक संसाधन के बल पर, आर्थिक शक्ति के बल पर प्राप्त की जाती है, क्योंकि जो आधार और संरचना बनती है वो आर्थिक शक्ति के बल पर बनती है। लेकिन यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया, सोवियत संघ रूस में निजी स्वामित्व पर रोक लगाने के बावजूद भी एक प्रभावशील वर्ग का वर्चस्व बना रहा था। मार्क्स के द्वारा कई भी बात असत्य साबित होती है कई जगह। तो इस तरीके से आपसी संबंध जो बताया वो यही बताया। उदारवाद कहता है कि आर्थिक शक्ति के बल पर राजनीतिक शक्ति, समाज में राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि मार्क्सवाद यही कहता है कि आर्थिक शक्ति जिसके पास है, समाज में राजनीतिक शक्ति भी उसी के पास होती है। ठीक है, अगली जो आती है वो आती है वैचारिक शक्ति, नंबर 3। अगली शक्ति है वो है विचारात्मक शक्ति, नंबर 3 है विचारात्मक शक्ति। अब देखिए, विचारात्मक शक्ति है वो विचारों का समूह होता है, जैसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद। इन विचारों से प्रभावित होकर के लोग उस समूह शक्ति से जुड़ते हैं, उस समूह से जुड़ते हैं समान विचारधारा वाले, और उस विचारधारा को आगे तक बढ़ाते हैं। और लोग उस विचारधारा उचित, यानी सरकार का जो कार्य उसको उचित और अनुचित ठहराने का जो कार्य करती है वो कौन सी करती है? वैचारिक शक्ति करती है। कौन सी करती है? वैचारिक शक्ति करती है। आप देखो वैचारिक शक्ति में क्या है? विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह। विचारधारा, विचारों का क्या है? विचारों का अर्थ है विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह। विचार
धारा का अर्थ है विचारों का समूह जिस पर विचारों का समूह जिस पर क्या होता है, जिस पर हमारे दृष्टि कोण का विकास होता है। दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास। ठीक है, विचारों का समूह, दृष्टिकोण का विकास होता है। ये लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। सोचने समझने के ढंग को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये विचारधारा किसी शासन व्यवस्था के लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है। सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है और यह विचारधारा किसी शासन व्यवस्था को लोगों की दृष्टि में उचित ठहराती है। और यह विचार धारा लोगों, यह विचारधारा क्या करती है, यह विचारधारा लोगों की दृष्टि में शासन को उचित ठहराती है, उचित ठहराती है। ठीक है, और ये विचारधारा लोगों के दृष्टिकोण में शासन को उचित ठहराती है। क्या करती है, इसलिए उसे वैधता प्रदान करती है। इसलिए उस शासन को वैधता प्रदान करती है। ठीक है, वैधता प्रदान करती है। क्या करती है, वैधता प्रदान करती है। विभिन्न विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक, भिन्न-भिन्न प्रकार की क्या होती है, भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं और इन्हें उचित ठहराने के लिए उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, एकात्मक, मानवता इत्यादि विचारधाराओं का सहारा लिया जाता है। लेकिन कोई विचार किसी विशेष सामाजिक परिस्थिति में जन्म लेता है, कालांतर में परिस्थिति बदल जाती है और तर्क की दृष्टि से यह विचार गंवाना पड़ जाता है, परंतु कुछ लोग उस विचार को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ उनके स्वार्थ जुड़े रहते हैं। ये वर्ग इससे बचाए रखने के लिए हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। मार्क्सवाद, समाजवाद के नाम पर पूर्व सोवियत संघ, कंबोडिया आदि देशों में हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओवादी चीन में सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर
लाखों लोगों को सफाया कर दिया गया। भारत में माओवादी नक्सलवादी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर हिंसक कार्रवाई में संलग्न है। कई बार लोकतांत्रिक देशों में भी कुछ लोग अपनी विचारधारा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हिंसा की कार्रवाई में संलग्न हो जाते। जैसे भारत में केवल केरल राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने वैचारिक विचार विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई भी करते हैं। तो इस तरीके से जो विचारों का समूह होता है, क्या होता है, विचारों का समूह, उसे वैचारिक शक्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न देशों में बहुत सारी अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती है। उन शासन व्यवस्थाओं में हमने देखा कि लोग दृष्टिकोण के आधार पर ही उन्हें उचित और अनुचित ठहराती है। भाई आर्थिक सामाजिक दृष्टि में उस सरकार को उचित और अनुचित ठहराने का कार्य वैचारिक शक्ति के पास होता है। कई अपने स्वार्थों के लिए हिंसात्मक वो विचार बनाना पड़ जाता है, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस विचारधारा को लंबे समय तक बनाए रखता है। जिससे हमारे भारत में उदाहरण देखा जाए तो केरल में मार्क्सवादियों के द्वारा कई बार अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हिंसात्मक कार्रवाई की जाती है। सोवियत संघ, रूस और चीन में माओवादी लोग बहुत सारे इस तरीके की विचारधारा रख करके लोगों को हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस तरीके से जिसके पास किसी शासन व्यवस्था को उचित और अनुचित ठहराने का जो दृष्टिकोण होता है उसे कहते हैं विचारात्मक शक्ति, और अपने समान विचारों वाले लोगों को अपने समूह से जोड़ता है, सरकार के खिलाफ वो अपनी मांग मनवाता है। तो इसे कहते हैं विचारात्मक शक्ति। तो इस तरीके से हमारे राजनीतिक विज्ञान में कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं? 3 प्रकार की, राजनीतिक, आर्थिक और विचारात्मक शक्ति। शक्ति के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने 3 शक्तियों को पढ़ा। राजनीतिक शक्ति में हमने पढ़ा कि जो समाज के मूल साधन होते हैं, धन, संपदा, कर, पुरस्कार, दंड, ये सारे जिसके पास वितरण की शक्ति जिसके पास होती है उसे राजनीतिक शक्ति कहते हैं। और हमारे यहाँ सरकार के पास होती है, सरकार के भी 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। आर्थिक शक्ति का मतलब होता है कि जिसके पास स्वामित्व होता है, समाज के संसाधन जो होते हैं, उत्पादन के संसाधन और धन संपदा का स्वामित्व जिसके पास होता है वो आर्थिक शक्ति का प्रयोग करता है। अब देखिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में क्या संबंध है, इसमें दो दृष्टिकोण हमारे बीच में निकल करके आए। एक मार्क्सवाद और एक उदारवाद कहता है कि राजनीतिक आर्थिक शक्ति के पीछे बहुत सारे और अंतर्निर्भरता रहती है एक दूसरे के कारण, लेकिन मार्क्सवाद कहता है कि नहीं, केवल आर्थिक शक्ति के बल पर ही लोग समाज में राजनीतिक शक्ति को भी प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आज हमने किनको पढ़ा, शक्ति के 3 रूपों को पढ़ा। देखते रहिए हमारे पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।